यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बॉर्न-हैबर साइकिल की बात की थी, क्रिस्टल फॉर्मेशन से रिलेटेड एंथैल्पी चेंज देखने के टाइम पे ना। और बॉर्न-हैबर साइकिल में जस्ट एक एग्जांपल देखा था कि NaCl का क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, उसका एक डायरेक्ट मेथड होगा जिसमें हम लोग Na एंड Cl2 गैस से NaCl बना लेंगे, बट उसके इनडायरेक्ट थ्योरेटिकल स्टेप्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें तुम्हारा सोडियम का सब्लिमेशन, क्लोरीन का एटोमाइजेशन, फिर आयनेशन एंथैल्पी की बात आई थी, फिर उसके बाद क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन था, एंड उसके बाद फिर लैटिस फॉर्मेशन था। ये सारे थ्योरेटिकल स्टेप्स थे जिन सबको मिला के जो डेल्टा एच आएगा वो डेल्टा एच डायरेक्ट फॉर्मेशन का बराबर होगा, है ना। दैट वाज द थिंग। लेकिन अब क्या होता है ना, उस पार्ट को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं कि अगर NaCl बहुत सिंपल था, NaCl से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर मैं सॉल्ट बदल दूं तो। NaCl, RbCl ये सब सेम पैटर्न के जो मैंने बताया उसी पैटर्न पे चलेगा। बट इफ आई टॉक अबाउट समथिंग लाइक Na2O, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? बेसिक कहानी वही है कि ऊपर का डेल्टा एच वन 6 डेल्टा एच थे, डेल्टा एच वन से लेकर डेल्टा एच 6 तक, उसमें से डेल्टा एच वन वॉज इक्वल टू द समेशन ऑफ रिमेनिंग 5 डेल्टा एच, है ना। सो ये कहानी अभी भी वही है, लेकिन उसके इंडिविजुअल जो डेल्टा एच थे उनके जो नाम बोल रहे थे या जो फॉर्मूला निकाल रहे थे उसमें कहीं कहीं चीजें बदल सकती है। वो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं इसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे Na2O बनाना हुआ, या CaCl2 बनाना हुआ, या फिर CaO बनाना हुआ, तो इस तरह के एग्जांपल्स अगर आ जाए तो कहां पर चीजें बदल जाएंगी वो पार्ट आज देखेंगे, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं Na2O का बॉर्न-हैबर साइकिल बनाओ तो कैसे बनाओगे, जरा ट्राई करो एक बार खुद से। मैंने बोला कि Na2O बनाना है, Na2O सॉलिड डायरेक्ट तो पता है कि विल टेक 2 सोडियम सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, और यहां से बना लिए। लेकिन जो इनडायरेक्ट वाला पार्ट है जरा खुद से ट्राई करो एक बार, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट में कहां कहां चीजें बदलेंगी, कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं और उसके नाम क्या क्या देंगे हम लोग, है ना। एक बार ट्राई करो खुद से, जरा इनडायरेक्ट पाथ जरा डिस्क्राइब करके देखो। चलो देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। सो जैसे यहाँ पर अभी 2 मोल्स ऑफ सोडियम सॉलिड है, तो डेफिनेटली 2 मोल्स ऑफ सोडियम गैस बनाना होगा, है ना। दैट्स फर्स्ट स्टेप। वैसा ही यहाँ वो बात वैसी ही है, हाफ मोल ऑफ O2 है जिससे लोग 1 मोल ऑफ O गैस बना लेंगे ना। 2 मोल्स ऑफ सोडियम को एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों सोडियम को लूज करना होगा, सो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल लूज 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस गैस, एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज टू गेन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो O2 माइनस बनेगा, है ना। सो O2 माइनस गैस बनाना है, यहाँ के 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो यहाँ पे जाएंगे, और फिर अब ये दोनों मिलकर Na2O का लैटिस बना लेंगे। क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट? एक क्वेश्चन आया है कि व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट सोडियम सॉलिड इनटू सोडियम गैस। सो जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन है उसमें गैसियस एटम से गैसियस आयन बनाना इज कंपल्सरी, ठीक है। आयनेशन एंथैल्पी तभी बोलते हैं जब गैसियस एटम गैसियस आयन में कन्वर्ट होता है। वही चीज फिर से वैलिड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी, कि गैसियस एटम गैसियस आयन बनाएगा, उसमें जो डेल्टा एच होगा दैट वाज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। तो इनके बेसिक डेफिनेशन में ये गैस वाला पार्ट है, इसलिए वी आर कन्वर्टिंग एवरीथिंग इनटू गैस, एंड देन द सब्सटेंसेस आर आइदर रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोगों को डाउट रह गया, सो आई एक्सप्लेन इट अगेन। सो यहाँ पे देखो क्या है, 2 मोल सोडियम एंड हाफ मोल O2 मिलकर Na2O बना रहे हैं। ये एक डायरेक्ट मेथड हो गया, बट इनडायरेक्टली इन 2 मोल सोडियम को हम लोगों ने 2 मोल सोडियम गैस बना दिया, हाफ मोल O2 को 1 मोल O गैस बना दिया, और फिर 2 मोल सोडियम गैस से 2 मोल सोडियम प्लस गैस एंड 1 मोल O गैस से 1 मोल O2 माइनस गैस बना दिया, और इन दोनों से फिर Na2O का सॉलिड बना दिया। क्लियर है पॉइंट? इज इट ओके? ना अब कहानी बेसिक वही है कि ये जो डेल्टा H1 आएगा इट विल बी इक्वल टू दिस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 प्लस डेल्टा H6, है ना। ये चीज ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहाँ भी कहानी वही है।
डेल्टा H1 will be equal to delta H2 plus delta H3 plus delta H4 plus delta H5 plus delta H6, है ना? ये कहानी पहले भी पढ़ी हुई है, यही चीज है, बेसिक हिस लॉ है कि इन सब पार्ट का समेशन इज गिविंग यू this reaction, and that's why delta H, इन सारे delta H का summation will be the delta H1. Now पिछली बार जैसा पढ़ा था, इनमें 6 में से कोई 5 दे दे तो छठा निकाल लेंगे, लेकिन इन 6 में से किसी 5 को देने के या 6 के क्या क्या नाम रखे जा सकते हैं वो पार्ट अभी देखना बाकी है। तो इधर से स्टार्ट करके डेल्टा H6 को क्या बोल सकते हैं? What will be called delta H6? Anyone? Very good. So this can be called, ये जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि this is delta H naught lattice formation of Na2O, है ना? So इसको हम लोग बोलेंगे, this will be called, this is equal to delta H naught lattice formation of Na2O, क्लियर है? या फिर मान लो इसकी जगह दिया हुआ है लैटिस डिसोसिएशन का, अगर डेल्टा एच दिया हुआ है, हम लोग इसको क्या लिखेंगे? इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड माइनस डेल्टा एच नॉट लैटिस डिसोसिएशन ऑफ Na2, है ना? और ये वैल्यू जो है वो निगेटिव रहेगा ना, ये वैल्यू जो है दैट लेस देन जी, है ना, क्योंकि लैटिस फॉर्म। तो ये हमेशा याद रखना है। मान लो उन्होंने जो वैल्यू दिया है वो निगेटिव है तो दैट्स ओके, वो डायरेक्टली ले लेना है। अगर उन्होंने जो वैल्यू दिया है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब उन्होंने लैटिस डिसोसिएशन वाला दिया हुआ है डेल्टा एच, उसमें माइनस साइन लगा के डेल्टा एच 6 लिखना होगा। क्लियर है पॉइंट? चलो दूसरे बात है डेल्टा एच 5। या ध्यान से देखो, ये डेल्टा एच 5 में क्या हो रहा है? एक ऑक्सीजन गैस दो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। व्हाट शुड वी कॉल डेल्टा एच 5? क्या करना चाहिए इसको? इलेक्ट्रॉन गेन इज ओके, बट क्या मैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सिंपली लिख दूं तो ये राइट होगा क्या? लेट बी राइट इफ आई राइट डेल्टा एच नॉट इजी? नो। सो क्या करना चाहिए इसको? एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जैसे एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो IE1 प्लस IE2 लिखते थे ना आयनेशन इंथैल्पी में, वैसा ही यहां अगर एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ दो इंथैल्पीज इन्वॉल्व है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? it will be equal to delta H naught Eg1 of oxygen plus delta H naught Eg2 of oxygen। ठीक है, और याद करो ये दोनों वैल्यू मिल के नेट जो होते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है। ये पढ़ा होगा, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक्सोथर्मिक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एंडोथर्मिक है, और दूसरे वाले स्टेप में इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है जो पहले स्टेप के रिलीज एनर्जी से ज्यादा होती है, एंड दैट्स व्हाई द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मेकिंग O2 माइनस फ्रॉम O इज एंडोथर्मिक, है ना? डेल्टा H6 निगेटिव क्यों है? क्योंकि लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है। लैटिस फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है ना, लैटिस डिसोसिएशन में एनर्जी कंज्यूम होती है, लैटिस फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। डेल्टा H5 जो जनरली क्लोरीन से क्लोरीन गैस Cl माइनस बनाने में, याद करो मैंने जो डेल्टा H5 बताया था दैट वाज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन एंड व्हिच वाज नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब है वहां पे एनर्जी रिलीज होने वाली है। बट ऑक्सीजन जब दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के ठीक बाद वो खुद अनायन बन गया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना स्टार्ट करेगा, एंड दैट्स व्हाई अगला स्टेप जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा, एनर्जी कंज्यूमिंग होगा, और वो इतना ज्यादा एंडोथर्मिक हो जाता है कि पहले पार्ट के मतलब पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में जो एनर्जी रिलीज हुई है उससे ज्यादा एनर्जी सेकंड स्टेप में कंज्यूम होती है, एंड द ओवरऑल प्रोसेस बिकम्स एंडोथर्मिक। ये चीज तुमको पढ़ाया गया होगा पीरियोडिक टेबल के टाइम पे, जिनको क्लियर नहीं होगा वो जाकर वापस रिवाइज करो। ठीक है, सो ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन O माइनस एक्सोथर्मिक, ऑक्सीजन माइनस O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन O2 माइनस एंडोथर्मिक, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग O2 माइनस, दैट विल आल्सो बी एंडोथर्मिक। ठीक है, ये याद रखना, सेम इज वैलिड फॉर सल्फर। तो ये था डेल्टा H5। डेल्टा H4 पे आते हैं। डेल्टा H4 में देखो क्या है, यहाँ दो सोडियम है
जो दो Na+ बना रहे हैं। अब यहां पे सवाल होता है कि मैं 2 इंटू IE1 लिखूं या IE1 प्लस IE2 लिखूं। राजदीप ने बोला है IE1 प्लस IE2, डू यू अग्री? इकरा ने बोला नहीं सर, सिर्फ फर्स्ट लिखना होगा। रिया ने बोला दोनों लिखना होगा, IE1 प्लस IE2। बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, काशफिट ने बोला 2 इंटू IE1 लिखना होगा। देखो दोनों तरह के आगे। अभी ध्यान से सुनना, हमेशा जो यहाँ पे आता है ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैं ये सब एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। अदिति ने बोला सिर्फ 1 लिखना होगा। नाउ समझो, जब एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो IE या IE1 लिखते हैं। वैसे ही दो सोडियम है जो एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, तो यहां पर 2 इंटू IE या 2 इंटू IE1 लिखना होगा। यहां देखो क्या हो रहा था, एक ही ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, यहाँ वो नहीं है। यहाँ एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दूसरा सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दोनों के लिए IE1 ही वैलिड होगा। एंड दैट्स व्हाई यहां जब हम लोग इसको लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू IE ऑफ सोडियम। क्लियर है? अच्छा, मान लो कैल्शियम से कैल्शियम 2+ बनाते तो क्या करते? अपने आप समझ में आ जाएगा। कैल्शियम से कैल्शियम 2+ बनाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? What should we write when we are forming 1 + 2? वेरी गुड, क्योंकि कैल्शियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम ने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, देन सक्सेसिव हो गया। लेकिन दो अलग अलग एटम ने एक एक रिलीज किया है, तो दैट इज डबल ऑफ द I। सिंपल, ठीक है। सो दिस इज 2 इंटू IE ऑफ Na, और इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होगी, दैट्स व्हाई दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0, है ना। ये नंबर्स कई बार हिंट करते हैं कि तुम्हारा वैल्यू या एक्सपेक्टेड आंसर क्या आना चाहिए। डेल्टा S3 पे आता है। डेल्टा S3 इसको मैंने पहले भी बता दिया ऑलरेडी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। वहां भी हाफ Cl2 गिविंग Cl किया था, यहाँ भी कुछ वैसा ही है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डेल्टा S3 को हम लोग सिंपली लिख देंगे दिस इज, तीन तीन तरीके से, है ना। एक तो एटोमाइजेशन है, हाफ मोल का है, इसलिए इट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू डेल्टा H0 एटोमाइजेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एटोमाइजेशन है ऑफ O2, O2 गैस, पूरा क्लियर। हाफ इनटू डेल्टा H0 एटोमाइजेशन ऑफ O2 गैस। ओके, इसी को मैं दूसरे तरीके से भी लिखना सिखाया था, वहां पर Cl बॉन्ड ब्रेक किया था, यहां पर O डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड O नहीं, O डबल बॉन्ड को ब्रेक करने वाले हैं। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड हाफ इनटू बॉन्ड एंथैल्पी, पीई जो लिख रहा हूं दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसको ये मत समझ लेना बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O इक्वल 0, ये मत कर देना। पिछले बैच में एक ने बोला था सर ये इक्वल टू 0 लिखा है क्या, ये O डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो हाफ इनटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O। अभी लास्ट क्लास में शायद इकरा ने या किसी ने पूछा था कि सर कैन वी कॉल इट डेल्टा H0 F ऑफ O गैस? यस, वी कैन कॉल इट डेल्टा H0 F ऑफ O गैस। सो दिस विल बी कॉल्ड डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ O गैस, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन गैस बन रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट विच इज ऑक्सीजन इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, है ना। इसको हम लोग डेल्टा H0 F ऑफ O गैस लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं डेल्टा H2 पे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो दिस वैल्यू विल बी आल्सो पॉजिटिव, है ना। दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ ये वाले पार्ट पे आते हैं, इसको सब्लिमेशन बोला था, लेकिन 2 मोल्स है तो 2 इंटू डेल्टा H0 सब्लिमेशन हो जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड, this will be called 2 into delta H0 sublimation of sodium, है ना। और we can call it 2 into delta H0 atomization again of sodium solid, or we can call it 2 into delta H0 F of sodium gas। ओके, ये तीनों चीजें कर सकते हैं। और सब्लिमेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इन सब के नेट वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये डेल्टा H1 का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके लिए कोई कमेंट डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको बोल क्या सकते हैं, तो दिस इज डेल्टा H0 F ऑफ Na2O। दिस विल बी कॉल्ड
दिस विल बी कॉल्ड डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ Na2O सॉलिड। इतनी सी कहानी है। ये 6 के अलग अलग तरीके से नाम और उनके लिए वैल्यूज दिए जा सकते हैं। इन सबको नोट कर लो, कहीं पे डाउट है किसी भी एक डेल्टा एच में तो पूछ। सबको अलग अलग करके लिख दिया है, नोट कर लो, कहीं भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, सोडियम सॉलिड इज स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब 25 डिग्री से हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, तो वहां पे सोडियम जो होगा सॉलिड स्टेट में मिलेगा। डेल्टा एच 5 किसी ने पूछा, फिर से बता देता हूँ मैं। एक ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो डेल्टा एच नॉट ईजी या डेल्टा एच नॉट ईजी 1 बोलेंगे। जैसे सक्सेसिव आयनेशन इंथैल्पी होती है वैसे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सो अगर एक ही एटम दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में आप दो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में वो कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में वो कुछ एनर्जी कंज्यूम कर। तो ये पार्ट पहला जो है वो निगेटिव है, दूसरा जो है पॉजिटिव है, लेकिन दोनों का समेशन जो होगा ये ऑब्जर्व किया गया है, दोनों का समेशन रिमेन्स पॉजिटिव। दैट मींस ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ O2O2 माइनस बिकम्स एंडोथर्मिक। ठीक है, पहला पार्ट एंडो एक्सोथर्मिक, दूसरा पार्ट एंडोथर्मिक, ओवरऑल एंडोथर्मिक। ठीक है, क्लियर ना अभी? डेल्टा H2 में देखो ना, यहाँ 2 मोल Na गैस के बन रहे हैं ना, है ना, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ सोडियम के बन रहे हैं। तो 1 मोल का बनने के लिए डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ Na गैस तो 2 मोल्स बनाना है, तो डबल ऑफ दैट लिखना होगा ना। हाँ, तो ये बता रहा है डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ Na गैस बताता है 1 मोल फॉर्म करने के लिए क्या इंथैल्पी चेंज है, बट इन दिस पार्ट यू हैव टू फॉर्म 2 मोल्स, सो दैट्स व्हाई 2 into डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ Na गैस विल बी डेल्टा H2। क्लियर? ओवरऑल गारंटी नहीं दे सकते, ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इससे ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, एक निगेटिव हो सकता है बाकी पे भारी पड़ जाए। सो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट बिकॉज दैट विल बी कंक्लूडेड बाय द वैल्यूज, है ना। तो इन्हीं सब में से कोई 5 इंफॉर्मेशन तुमको दे दिए जाएंगे, कोई एक इंफॉर्मेशन पूछ लिया जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? बाकी कहानी तुम लोग करोगे। CaCl2 की कहानी तुम करके देखोगे खुद से, CaO की कहानी तुम करोगे। वहां पर समझ में आ रहा होगा कि कैल्शियम अब दो दो इलेक्ट्रॉन, एक ही कैल्शियम दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है, तो वहां IE1 प्लस IE2 होगा। एक ही ऑक्सीजन O2 माइनस में कन्वर्ट होने वाला है, तो वहां डेल्टा एच नॉट EG1 प्लस डेल्टा एच नॉट EG2 होगा, है ना। तो इस तरह से चेंजेस आएंगे। ठीक है, वो तुम करके देखोगे, है ना। ये दोनों तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। अभी मैंने Na2O बोल दिया है, वैसे एक कैल्शियम अगर दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो IE1 प्लस IE2 करना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो डेल्टा एच नॉट EG1 प्लस डेल्टा एच नॉट EG2 करना होगा। लेकिन जब Cl2 की बात करेंगे तो दो दो Cl एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो वहां 2 into डेल्टा एच नॉट EG करना पड़ेगा, है ना। क्लियर है ना? चलो, तो बाकी क्या करोगे तुम लोग, इन दोनों को खुद से ट्राई करोगे और फिर डाउट आएगा तो आगे पूछ लेना, है ना। सो इन दोनों को खुद से ट्राई करके देखोगे। ये मैंने अभी करके बता दिया। इससे पहले जो सिंपल वाला तो बता ही दिया, NaCl या RbCl का केस अगर दिया जाए वो डायरेक्ट था, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। बट सिमिलर केस एक और मैंने कर दिया कि जहां पे कॉम्प्लिकेशन जरा सा आ सकता है, जैसे यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन आ रहा है कि यहाँ डबल ऑफ आई करना है, यहाँ डेल्टा एच नॉट EC1 प्लस डेल्टा एच नॉट EC2 करना है। वैसा ही ऑक्सीजन जब O2 माइनस में जाएगा तो डेल्टा एच नॉट EC1 प्लस डेल्टा एच नॉट EC2 करना है। 1 मोल Cl अगर 1 मोल Cl माइनस में आता है तो डेल्टा एच नॉट EG करते हैं, लेकिन 2 मोल Cl अगर 2 मोल Cl माइनस में जाएगा तो डबल ऑफ डेल्टा एच नॉट EG करेंगे ना। तो ये सब चीजें खुद से एक बार ट्राई करके पहले तो बॉन्ड नंबर साइकिल बना लोगे इन दोनों का, और फिर उसके बाद देखोगे उनमें जो इंडिविजुअली चीजें आ रही है वो डेल्टा एच किस टर्म में हम लोग किस स्टैंडर्ड टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ट्राई करोगे खुद से तुम। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। So now we are moving to the next enthalpy of reaction, and that will be called standard enthalpy of solution. देखो, पहली बात यह है कि जैसे हम लोगों ने इससे पहले जब भी कोई भी डेल्टा एच नॉट बताया तो जैसे कंबशन का बताया तो बोला था जनरली निगेटिव होता है, रेयर केस में लाइक N2 के केस में दैट वाज पॉजिटिव, है ना। इस केस में हम लोग वी कैन नॉट कमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, इसकी बात आगे भी हम लोग करेंगे। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो कैन बी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, थियोरेटिकली इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ग्रेटर और लेस देन दिखेगा तुम्हें। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। कौन से रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन बोलेंगे वो भी देख लेंगे,
और फिर आएंगे न्यूमेरिकल पार्ट की, न्यूमेरिकली इसको बताना हो तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, और उससे रिलेटेड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स क्या आएंगे इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले विल सी द डेफिनेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है कि डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन किसी सब्सटेंस का दिया हुआ है एट अ गिवन टेम्परेचर, उसका मतलब है कि उस सब्सटेंस के 1 मोल को सफिशिएंट वाटर में डिसॉल्व करके उस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन बनाने में जो एंथैल्पी चेंज होगा एट द गिवन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, दैट विल बी कॉल्ड द डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सब्सटेंस, ठीक है। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन। एग्जांपल के साथ बात कर लेते हैं। एग्जांपल के साथ अगर हम लोग बात करें तो जैसे NaCl की अगर बात हो रही है तो NaCl सॉलिड बोलने का मतलब है Na प्लस एंड Cl माइनस सॉलिड होता है ना, वो आयनिक कंपाउंड है, आयंस के फॉर्म में होता है। इसी के को सफिशिएंट वाटर में डिसॉल्व करके Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस बना देना इज कॉल्ड सॉल्यूशन बनाना NaCl का। एंड इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा उसको मैं डेल्टा H1 बोल रहा हूं, दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। नोट कर जाओ, कहीं डाउट रहे तो पूछ लो, और फिर आगे देखेंगे इसकी डिटेलिंग कि इसको भी न्यूमेरिकली कैसे हैंडल करना है। अदिति सिंपल सी चीज है, नमक लिया, NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5, 58.5 ग्राम नमक को पानी सफिशिएंट पानी में घोल दिया, और ऐसा करने में जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है वो हीट कंज्यूम्ड हो या हीट रिलीज हो, वो जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सिंपल, वही चीज लिखा है कि 1 मोल ऑफ द गिवन सब्सटेंस को पानी में घोल देना है। पानी में घोल देने का मतलब उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाना है ना। इसी प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज होता है इसी को बोल देते हैं हम लोग इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये रिलीज होगा या कंज्यूम होगा इसकी बात आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैंने वहां पर इतना लिखा है कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, थ्योरेटिकली कुछ भी हो सकता है। कब क्या होगा इसकी बात आगे करेंगे, बट सिंपल प्रोसेस समझ में आया ना सब लोगों को। चलो नोट कर जाओ इसको, फिर आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में जाएंगे। एग्जाम्पल फिर से मैं बोल दे रहा हूं, नमक लिया, पानी में घोल दिया, 1 मोल लिया है NaCl, उसको पानी में घोल दिया। इस प्रोसेस में जो भी हीट कंज्यूम्ड या रिलीज होगी उसी को डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सिंपल सी चीज है ना। अब इसका डेल्टा एच अगर एस्टिमेट करना है तो थ्योरेटिकली इसको भी मैं मल्टीपल स्टेप में डिवाइड कर सकता हूं ना, दैट इज अलाउड बाय हेस लॉ। अगर मल्टीपल स्टेप्स का समेशन एक दिया हुआ रिएक्शन आ रहा है, उन्हीं मल्टीपल स्टेप्स के डेल्टा एच का समेशन दिए हुए रिएक्शन का डेल्टा एच होगा ना, बिकॉज एच इज ए स्टेट फंक्शन, यहां से इधर डायरेक्ट जाओ या घूम के जाओ, डेल्टा एच तो सेम आने वाला है। एंड दैट्स व्हाई अगर मुझे इसका डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन निकालना है तो मैं फिर से इसी रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूं। यहाँ कोई साइकिल का नाम नहीं है जैसा बॉर्नहेवर साइकिल पिछले में पढ़ा था, लेकिन आई कैन डू इट वेरेवर आई वांट, है ना। दैट इज अलाउड बाय हिस लॉ बिकॉज एच इज ए स्टेट फंक्शन। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसको मैं पहले लेके जा रहा हूं Na प्लस गैस एंड Cl माइनस गैस, और फिर Na प्लस गैस का Na प्लस एक्वस बना दिया और Cl माइनस गैस का Cl माइनस एक्वस बना, ठीक है। बस इतना ही स्टेप, 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया, यहां से गैसीय साइंस में गया और गैसीय साइंस से एक्वा साइंस। इज इट ओके? इसका पहला स्टेप देखा हुआ लग रहा है, कहां देखा है? पहला स्टेप क्या है, कुछ याद आ रहा है क्या? लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी है, माइनस नहीं, दिस इज लैटिस डिसोसिएशन। गैस से जब हम लोग सॉलिड में जाते थे दैट वाज लैटिस फॉर्मेशन, और सॉलिड से जब गैसेस कंस्टिट्यूएंट आयंस में जाते हैं तो दिस इज लैटिस डिसोसिएशन। सो दिस विल बी कॉल्ड, दिस स्टेप इज नथिंग बट लैटिस डिसोसिएशन। और ये जो बाद का स्टेप है इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है। इन जनरल अगर कोई भी सॉल्वेंट बोलते हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन या हाइड्रेशन क्या है, दिए हुए गैसियस आयंस का एक्वस आयंस में कन्वर्ट हो जाना। एक्वस में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स इन इंडिविजुअल आयंस को सराउंड कर रहे, ठीक है। इसकी बात आगे और डिटेल में भी करेंगे। तो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड हाइड्रेशन। ये दोनों 2 स्टेप है, एक है लैटिस डिसोसिएशन स्टेप, दूसरा है हाइड्रेशन स्टेप। अब इसको अगर मैं डेल्टा एच के फॉर्म में बोलूं, मान लो यहाँ पर इसको बोल दिया डेल्टा H1 तो डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव,
इसको मैंने बोल दिया डेल्टा H2 और इसको बोल दिया डेल्टा H3। तो हाइड्रेशन जब भी होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज gaseous ions are coming under the influence of water molecules and water molecules will be attracting these ions and that's why due to attraction energy will be released. Clear a point? तो ये भी, ये दोनों जो होंगे वो नेगेटिव होंगे क्योंकि इस स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है। ये चीज समझ में आ गई? तो लॉ क्या बोलता है, ये स्टेप प्लस ये स्टेप को अगर मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ आई कैन राइट, अच्छा इसको 2 3 4 लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ 1 लिखा था, 2 3 एंड 4। सो अब हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, है ना? ये हम लोग लिख सकते हैं लेकिन इसकी डिटेलिंग करेंगे। डेल्टा H1 क्या है उसका नाम तो लिख दिया है, डेल्टा H2 डेल्टा H3 डेल्टा H4 की डिटेलिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले इन वर्ड्स की डिटेलिंग करेंगे कि लैटिस डिसोसिएशन तो मैंने बता दिया है, फिर भी लिख लेंगे इसको। साथ साथ डेल्टा H3 डेल्टा H4 में जो हाइड्रेशन वर्ड लिखा है वो भी देखेंगे। ठीक है, हाइड्रेशन ही बोलते हैं, सॉल्वेशन बोला जनरल वर्ड है, मतलब सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है ना, अमोनिया कैन बी अ सॉल्वेंट, है ना, CH2 कैन बी अ सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन बी अ सॉल्वेंट, तो इन जनरल कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, तो वहां पर उस प्रोसेस को सॉल्वेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि वाटर इज द सॉल्वेंट तो वहां पर हम लोग इसको हाइड्रेशन, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं लिखा रहे तो बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको लेते हैं, वाटर को लेते हैं, ठीक है। तो इफ नथिंग इज रिटन वी कॉल इट हाइड्रेशन बिकॉज वाटर इज कंसिडर्ड टू बी द सॉल्वेंट एंड वी आर फॉर्मिंग एक्वस, वर्ड आते ही समझ लो कि वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये दोनों टर्म डिटेल करेंगे, पहले इसको लिख लो, नोट कर लिया सब लोगों ने? चलो तो अब इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं जरा। लैटिस डिसोसिएशन ऑलरेडी मैंने समझा दिया, बट एक सिंपल एक सेंटेंस में इसको फिर से वापस लिख देंगे कि जब भी मैं लैटिस डिसोसिएशन बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या एंड वो कैसा प्रोसेस है। तो लैटिस डिसोसिएशन जब मैं लिख रहा हूं ये है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, और इसमें क्या होगा, इसमें सॉलिड सब्सटेंस अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट होगा इन गैसियस स्टेट। सो एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस। क्योंकि यहां पर जब वो सॉलिड की फेज में था तो मैंने बताया था तुमको कि Na+ each Na+ will be surrounded by many Cl- ions, each Cl- ion will be surrounded by many Na+ ions, and that's why there was a net attraction। वहां से इधर ले जाने का मतलब उनको ब्रेक करना, उस अट्रैक्शन को हटा देना, उनको दूर करना, एंड दैट्स व्हाई एनर्जी विल बी कंज्यूम, है ना। सो ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है, एंड दैट्स व्हाई वी आर राइट, ये जो मैंने डेल्टा H1 लिखा है that can be written as delta H0 lattice dissociation, and this will be positive, and this can also be written as minus delta H0 lattice formation। किसका है तो NaCl का। this thing is positive, इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल्टा H0 lattice formation, ठीक है। तो ये एक कहानी हो गई। इसी में वर्ड यूज करेगा लैटिस एनर्जी, हाँ सॉरी डेल्टा H2। नाउ इसी में अगर हम लोग बोल दें कोई लैटिस एनर्जी बोल दे तो दिस एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी कॉल्ड लैटिस एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई लैटिस एनर्जी बोलते हैं, उसका मतलब समझ लो दिस इज आल्सो, दिस विल आल्सो बी कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ठीक है। इतना ही सिंपल, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड लैटिस एनर्जी, इतना ही। दूसरा पार्ट जो है वो है हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन किसको बोलेंगे, पहली बात तो ये प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है। जब भी हम लोग हाइड्रेशन बोलेंगे तो इसका मतलब होगा कि गैसियस पार्टिकल्स जो हैं दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एक्वस फेज पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट वाटर। सो इसमें लिखेंगे, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। सो ऐसा हुआ तो एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और वो क्यों होता है समझो जरा इसको, कि Na+ अगर आएगा तो उसके चारों तरफ अगर H2O के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो H2O के मॉलिक्यूल्स की एक खासियत होती है
इसमें पोलरिटी होती है ना, ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड में देखा हुआ है कि ऑक्सीजन H से जो कनेक्टेड है तो O पे डेल्टा माइनस, H पे डेल्टा प्लस, H पे डेल्टा प्लस, O पे डेल्टा माइनस, ऐसा आता है। और अगर ऐसा आएगा तो इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस कैटायन। तो इस अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, एनर्जी विल बी रिलीज। सेम इज द सिचुएशन फॉर Cl माइनस ऑल्सो, क्योंकि H2O में O के ऊपर डेल्टा माइनस है तो H के ऊपर डेल्टा प्लस भी तो है। तो अगर तुम्हारे पास Cl माइनस है तो उसपे भी, उस अनायन को भी वाटर अट्रैक्ट करता है। कैसे करेगा, तो इस बार H के साइड से वो अप्रोच करेगा, H पे डेल्टा प्लस है और Cl पे माइनस चार्ज है, तो Cl का निगेटिव चार्ज एंड H एटम्स का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस, है ना। ठीक है, इस तरीके से अट्रैक्शन बढ़ रहा है एंड दैट्स व्हाई एनर्जी विल बी रिलीज। तो जो मैंने डेल्टा H3 एंड डेल्टा H4 लिखा था, तो डेल्टा H3 will be called delta H naught hydration of Na plus, that will be negative, and delta H4 will be called delta H naught hydration of Cl minus, that will also be negative, and इन दोनों के समेशन को बोल सकते हैं डेल्टा H naught hydration of NaC। तो इन दोनों के समेशन को बोल सकते हैं डेल्टा H3 plus delta H4 will be called delta H naught hydration of NaC। Is it okay? और कोई हाइड्रेशन एनर्जी बोल दे तो द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड उठा लो विदाउट साइन, दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। चलो मैं उसको भी लिख देता हूँ। जब भी हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे दैट इज माइनस डेल्टा H नॉट। ठीक है, ये वर्ड्स मैं यूज करने वाला हूं इसलिए बार बार लिख रहा हूं, इसको नोट कर जाओ और कहीं डाउट रहे तो पूछ लो। हाँ, नेगेटिव ऑफ डेल्टा H नॉट हाइड्रेशन, क्योंकि डेल्टा H नॉट हाइड्रेशन खुद ही नेगेटिव होता है और उसमें माइनस कर दिया तो वो पॉजिटिव हो गया। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस, है ना। तो हाइड्रेशन एनर्जी उस रिलीज्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड। तो मान लो अगर 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है तो हाइड्रेशन एनर्जी इज 50 किलो जूल, बट डेल्टा H नॉट हाइड्रेशन इज माइनस 50 किलो जूल। ओके, चलो नाउ जो रिलेशन स्टेब्लिश किया था उसको वापस देखते हैं और इस बार नाम के साथ देखते हैं। हम लोगों ने बोला था डेल्टा H1 was equal to delta H2 plus delta H3 and plus delta H4, और अभी जस्ट मैंने बोला है इन दोनों को एज अ कॉम्बिनेशन हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा H नॉट हाइड्रेशन ऑफ NaC, है ना। सो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा H नॉट सॉल्यूशन फॉर अ गिवन सब्सटेंस will be equal to delta H naught lattice dissociation plus delta H naught hydration। ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में तीन चीजें हैं, तीनों में से कोई दे, दो दे दे तो तीसरा निकाल लोगे, दैट इज अ सिंपल फॉर्म। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, समझना इंपॉर्टेंट होता है। साइन की भी बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया दिस थिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दिस थिंग इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो इन दोनों के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। ठीक है, तो दिस थिंग कैन बी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो। लेकिन इससे क्वालिटेटिव स्टेटमेंट भी आता है कि ओवरऑल अगर सिस्टम नेट एनर्जी रिलीज करे, जितना ज्यादा रिलीज करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी का ज्यादा होना इसको ज्यादा नेगेटिव बनाएगा, तो वो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने की तरफ काम करेगा। लैटिस डिसोसिएशन ज्यादा होने का मतलब, लैटिस एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है वो इसको ज्यादा पॉजिटिव बनाएगा, वो सॉल्युबिलिटी कम करने की तरफ काम करेगा, है ना। सो दैट्स व्हाई इसमें दो तरीके से इसी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। एक ये बोल सकते हैं ये जितना ज्यादा निगेटिव हो या नेट जितना कम पॉजिटिव हो सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, न्यूमेरिकली मैंने क्या बोला, इन दोनों का नेट इफेक्ट अगर रिलीज ऑफ एनर्जी हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने की तरफ काम करेगा, क्योंकि जब भी एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल, है ना। ये कहानी हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं। सो जब जब कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा इट विल मूव टुवर्ड्स मोर स्टेबल स्टेट, एंड दैट्स व्हाई हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ये नेगेटिव आ गया
तो सिस्टम इज बिकमिंग मोर स्टेबल, है ना। तो इसका निगेटिव होना या कम पॉजिटिव होना विल सपोर्ट द सॉलिबिलिटी, इसका ज्यादा पॉजिटिव होना या कम निगेटिव होना विल अपोज द सॉलिबिलिटी, है ना। तो डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन अगर तुमको 3 सब्सटेंसेस के दे दिए जाए, जो सबसे ज्यादा निगेटिव रहेगा वैल्यू वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, है ना। सो इस स्टेटमेंट को न्यूमेरिकली लिख सकते हैं और फिर बाद में उसी को क्वालिटेटिव वे में हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि मोर निगेटिव और लेस पॉजिटिव, या फिर इन जनरल हम लोग सीधा साइन के साथ बात करते हैं, लोअर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन विद साइन हम लोग बात करें, ग्रेटर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। ये तो मैथमेटिकल पार्ट हो गया। फाइनल रिजल्ट देखिए, उस फाइनल रिजल्ट के 2 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, एक है लैटिस को डिसोसिएट करना और दूसरा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको ज्यादा निगेटिव बनाने के लिए तुमको ज्यादा एनर्जी रिलीज करवानी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है सॉल्युबिलिटी के लिए, लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा हो उतना खराब है सॉल्युबिलिटी के लिए, है ना। तो हम यहीं पे दूसरा जो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है in terms of these two contributing factors क्या लिखेंगे, greater the hydration energy and lower the lattice energy। और ये डिस्कशन केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक कंपाउंड के टाइम पे भी हुआ है ना, जिनको डाउट रहेगा वो वापस जाके उधर भी देख लो, सेम थिंग हम लोगों ने रिपीट किया, ठीक है। तो लोअर द लैटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी या मोर विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। इज इट ओके? तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा हो, लैटिस एनर्जी जितनी कम हो, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। इज इट ओके? एनी डाउट? तो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स ये दिया जा सकता है तुमको, एक क्वेश्चन यहां से बनता है इनका क्या इम्पैक्ट करने वाला है सॉल्युबिलिटी पे, दैट इज वन स्टेटमेंट। दूसरा, न्यूमेरिकली 3 चीजें हैं, 3 में से कोई 2 दे दिया जाए तो तीसरा निकाल लोगे, दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट चला जाता है केमिकल बॉन्डिंग में, जहां हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी का पूरा एक डिस्कशन किया होता है आयनिक कंपाउंड्स, उसको जाकर रिवाइज कर सकते, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूं मैं, जितना ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगा उतना लोअर द वैल्यू हुआ, जितना ज्यादा निगेटिव है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज होने से सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है, एंड दैट्स व्हाई सिस्टम ज्यादा स्टेबल होने का मतलब है वो ज्यादा सॉल्युबल होना चाहेगा। दोनों अगर इक्वल हो गया तो एक्जैक्टली 0 आ गया, तो इट इज द कंपेरेटिव स्टडी। जैसे नमक हम लोग रोज घोलते हैं, लेकिन उसके लिए वैल्यू होता है वो निगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है, इनफैक्ट स्लाइटली पॉजिटिव होता है, बट पॉजिटिव होता है, फिर भी वो घुलता है ना। तो इट इज अबाउट द रिलेटिव वैल्यू, जिसका ज्यादा निगेटिव होगा वो ज्यादा घुलेगा, जिसका कम निगेटिव या ज्यादा पॉजिटिव होगा वो कम घुलेगा, इतना है। लेकिन उससे ये नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव होने से घुलेगा ही। कहीं कहीं क्वेश्चन लिखा रहेगा कि ये ज्यादा हो गया तो नॉट नॉट सॉल्युबल, ये ज्यादा हो गया तो सॉल्युबल हो गया, लेकिन वो स्टेटमेंट अगर थ्योरेटिकली जाएंगे तो गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका नेट पॉजिटिव होने से इनसॉल्युबल हो जाता है, हम लोग सिर्फ रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा निगेटिव होगा तो ज्यादा सॉल्युबल होगा, कम निगेटिव या ज्यादा पॉजिटिव होने लगेगा तो कम सॉल्युबल, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए तो एक ही इक्वेशन है, 3 चीजें हैं, 2 दिया हुआ है, तीसरा निकाल दो। ओके, तो ये था हमारा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, जो पढ़ाऊंगा उतना देख के ही काम चल जाएगा, डेफिनेशन बहुत लंबा लिखूंगा लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन सिंपली हेस लॉ से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। नाउ सो डेफिनेशन वाइज क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कोई बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? डाइल्यूशन बोलो तो क्या, एडिंग मोर सॉल्वेंट, वेरी गुड। सो जैसे वाटर है, इन जनरल हम लोग एक्वा सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो एडिशन ऑफ वाटर विल मेक द सॉल्यूशन डाइल्यूट, मतलब एक सब्सटेंस है जो हायर कंसंट्रेशन पे है, उसमें सॉल्वेंट ऐड करके उसको लोअर कंसंट्रेशन पे ले गए, तो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन, है ना। तो यही सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे, और इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बोल देंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा एच नॉट, ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन। बड़ा लंबा लग रहा है, लिख लो, लेकिन जो उसके नीचे लिखूंगा वो तुम्हारे काम की चीज है, तो एग्जांपल में साथ में दे देता हूँ, फिर एक बार में लिख लेना। ये इतना सारा इंग्लिश लिखने का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, कोई सब्सटेंस ए है, मान लो कोई सब्सटेंस अगर ए है और उसके साथ एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हैं,
उसको अगर मुझे लेके जाना है, उसमें कुछ वाटर ऐड करके अगर मुझे उसको लेके जाना है a डॉट एक्स प्लस वाई H2O, तो वाटर ऐड किया तभी तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, एंड दैट्स व्हाई हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स नीड्स टू बी एडेड, बताओ यहां से यहां जाने के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, y ना, सो y मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O विल बी एडेड, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा, इसी रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा H नॉट डाइल्यूशन, और इसमें चूंकि स्टार्ट और एंड दोनों बताना पड़ेगा, तो ऐसा रिपोर्ट किया जाएगा a डॉट एक्स H2O टू a डॉट एक्स प्लस वाई, ठीक है, बस इतना ही काम है। बाकी जो काम होता है इसमें क्वेश्चन सीधा हेस लॉ का आता है कि रिएक्शन दिया होगा, डेल्टा एच दिया होगा, और हेस लॉ में जैसे काम करते हैं वही करना होता है, नथिंग एक्स्ट्रा देन दैट, ठीक है। ये सिंपल सी मीनिंग है, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर जाने का जो डेल्टा एच है दैट इज डेल्टा एच नॉट डाइल्यूशन, नोट कर लो इसको। अब इसी में अगर एक्सेस ऑफ वाटर दे दिया तुमने तो फिर वही एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो वहां डॉट लिखने की जगह सीधा ब्रैकेट में एक्वस लिख देते हैं, एक्वस लिखने का मतलब एक्सेस ऑफ वाटर। लास्ट में क्या मैंने बोला, देखो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते रहोगे तो इसका मतलब हुआ कि तुमने हायर से लोअर कंसंट्रेशन भी लेकर गए, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दे दोगे तो उसी को हम बोल देते हैं एक्वस सॉल्यूशन बन गया। याद करो पिछले बार लिखा था सफिशिएंट वाटर और एक्सेस वाटर, हम उसको बोल सकते हैं। इफ यू आर गिविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर देन व्हाटएवर अल्टीमेट फाइनल सॉल्यूशन यू आर गेटिंग दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना। तो इसी में अगर एक्सेस इसको दे दिया जाए, जैसे मैं लिखूं कि a डॉट एक्स H2O और उस पे एक्सेस वाटर दे दिया, तो फिर इट विल बिकम ए का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा कुछ। डॉट का मतलब दीज मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल ऑफ ए, तो लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड मतलब मोर कंसंट्रेशन, मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड मतलब लेस कंसंट्रेशन, है ना। हाँ जी, ए एक्वस का मतलब है ए प्रेजेंट अलोंग विद एक्सेस ऑफ वाटर, व्हाटएवर नंबर यू वांट यू कैन टेक, है ना, लिमिटेड नहीं है वो, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज इन्वॉल्व विद ए, ठीक है। Theoretically speaking, infinite molecules of water are available for each molecule of A, theoretically, और उसी को इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सेस ऑफ वाटर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट जो आज का डिस्कशन है which will be continued in the next lecture also because that is a very important topic, that is called enthalpy of neutralization, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो we call it, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस रिएक्शन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर भी, है ना। सो जब भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे, यहाँ डेफिनेशन वर्ड्स में नहीं जाना है, सिंपल सा रिएक्शन से ही स्टार्ट करेंगे कि जब भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन मींस का मतलब हो गया कि एक एसिड होगा उसका एक्वस सॉल्यूशन और बेस भी एक्वस सॉल्यूशन में ही रहेगा, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, एंड दोनों मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। अब मैं बोलूं NaCl सॉल्ट वाटर के अंदर है तो वो अपने इंडिविजुअल आयंस के एक्वस फॉर्म में हो, तो इसका अनायन और इसका कैटायन सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, तो B प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस इस फॉर्म में रहेगा। इसी को हम लोग बोल रहे हैं ये सॉल्ट एंड प्लस वाटर, दिस इज सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज इट ओके, एनी डाउट? ओके, नाउ फिर से कहानी वही है कि मैं इसको फिर से थ्योरेटिकली किसी भी स्टेप में डिवाइड कर सकता हूँ, तो एज पर आवर कन्वीनियंस मैं इसको दो थ्योरेटिकल स्टेप में फिर से डिवाइड कर रहा हूँ। पहला स्टेप जो है वो है आयनाइजेशन का, मतलब एसिड आयनाइज होकर अपने आयंस देगा, बेस आयनाइज होकर अपने आयंस देगा, और उसमें से दो पर्टिकुलर आयन जो होंगे वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। देखते हैं उसको। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, the above reaction can be theoretically written or divided टू स्टेप्स, ठीक है। दो स्टेप्स कौन कौन से होंगे, तो स्टेप वन को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन, ठीक है। ये आयनाइजेशन स्टेप क्या होता है, तो इसमें एसिड अपने आयंस देगा, बेस अपने आयंस देगा, सो लाइक HA aqueous which is acid
ये H प्लस एक्वस देगा एंड A माइनस एक्वस, ठीक है। वैसा ही बेस जो होगा, बेस वो भी B प्लस एक्वस देगा और OH माइनस एक्वस देगा। ये था आयोनाइजेशन स्टेप। अब अगर मैं पूछूं कि अगला स्टेप जो रिएक्शन का स्टेप होगा, इनमें से कौन से आयंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? H प्लस एंड OH माइनस, ये दोनों तो एज इट इज दिख रहे हैं, ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो स्टेप 2 इज न्यूट्रलाइजेशन और रिएक्शन स्टेप। इसमें सिंपली H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस इज गिविंग यू H2O लिक्विड। ध्यान से देखो ना, इन तीनों को ऐड करोगे ना वो मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 लिख दूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 लिख दूं, तो देखो 1 इक्वल्स 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखा जा सकता है ना। इज इट ओके? इन तीनों को ऐड करके देखो ना, गेटिंग द फर्स्ट रिएक्शन। क्लियर है? सो इफ आई राइट कि 1 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 3 प्लस 4, तो वी कैन राइट डेल्टा H1 will be equal to delta H2 plus delta H3 plus delta H4. That's the simple part. और फिर से बात हो जा रही कि इन चारों में से पहले को तो बोल दिया डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन, ये बची हुई चीजों को क्या बोलेंगे? तो इसके लिए जो डेल्टा H था उसको डेल्टा H1 बोला, दैट वाज कॉल्ड डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है न्यूट्रलाइजेशन है। इसके डेल्टा H को, इसको मैं डेल्टा H2 लिख रहा हूं, दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा H नॉट आयनाइजेशन। इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड, दैट इज HA। वैसे ही इसको बोलेंगे डेल्टा H नॉट आयनाइजेशन ऑफ बेस, दैट इज BOH। तो यहां तो चीजें बदल सकती है ना, एसिड में HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकता है, CH3COH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेस में भी NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, NH4OH हो सकता है, BaOH ट्वाइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सबको बदल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। क्या चौथा रिएक्शन बदलेगा कभी? विल इट चेंज? नहीं। एंड दैट्स व्हाई इसका वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू है 25 डिग्री सी पे, इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। तो इस डेल्टा H4 का कोई नाम नहीं दूंगा मैं, इसका सीधा वैल्यू लिखूंगा एंड दैट वैल्यू यू आर सपोज टू नो, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी वो वैल्यू नहीं देगा, यू रट्टा मारना है, सिंपल से लाइन। इसका वैल्यू जो होता है -57.3 किलो जूल होता है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहे तो ये लेंगे एट 25 डिग्री सी। कभी कभी किलो कैलोरी में काम करवाएगा। किलो कैलोरी में दिस वैल्यू इज -13.68 के कैल होता है। अप्रोक्सीमेटली तुम इसको -13.7 के कैल लिख सकते हो, एंड दैट इज टू एट 25 डिग्री सी। इज इट ओके? तो ये वैल्यू सिंपली रट्टा मार, कहीं भी कोई भी डाउट रहे पूछ लोगे। एनी पार्ट विच इज नॉट क्लियर नोट कर जाओ, कहीं डाउट रहे तो पूछ लोगे। हाँ, ये H4 जैसा डेल्टा H4 मैंने बोला कि इसको रट्टा मारना पड़ेगा, यू नीड टू नो दिस वैल्यूज, क्योंकि कभी कभी नहीं देगा इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना होता है। इफ नथिंग, इफ गिवन, हो सकता है इसे थोड़ा बहुत आगे पीछे वैल्यू चेंज करके दे दे, तो वट एवर विल बी गिवन यू विल टेक दैट वैल्यू। बट इफ नथिंग इज गिवन, यू नीड टू नो दीज टू नंबर्स। इसको रट्टा मार के रखना है, अगर कुछ नहीं दिया और जरूरत है तो इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सवाल फिर से वही आ गया, इन चार में से एक तो ऑलरेडी पता है, बचे हुए तीन में से कोई दो दे दे तो तीसरा निकाल लेंगे, है ना। चलो, नोट कर लिया सब लोगों ने? सबका हो गया ना? चलो, तो अभी जो मैंने बताया कि डेल्टा H1 इक्वल्स डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, इसको वापस मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में इन नामों के साथ लिख देता हूं। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस रिएक्शन में वी कैन राइट डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन। अगर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इट कैन बी रिटन एज डेल्टा H नॉट आयोनाइजेशन ऑफ एसिड प्लस डेल्टा H नॉट आयोनाइजेशन ऑफ बेस, एंड प्लस कितना लिखूं बोलो,
हाउ मच शुड आई राइट? -57.3 लिखूंगा अगर किलोजूल में है, और -13.7। अगेन जैसा मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो दिया हुआ वैल्यू लेना है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, बट अगर कुछ नहीं दिया हो तो ये वैल्यू लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली आता है -13.68 जैसा था, अप्रोक्सीमेटली -13.7 लेके चल देते हैं। अगेन यू विल सी द ऑप्शन की कितना मैच कर रहा है। ठीक है, बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं दिए जाते ऐसे केसेस में। सो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू लेना है, बट दैट इज वैलिड एट 25। ठीक है, ये 25 डिग्री सी का डेटा है, इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन में कभी कभी तुमको वैल्यू दिए जाएंगे, हो सकता है वो डिफरेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हो, या फिर न्यूमेरिकली क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हो सकता है कभी कभी राउंडेड ऑफ वैल्यू दे देता है, -57 लिख देगा सिर्फ, या -14 लिख देगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। बट अगर कुछ ना दे तो ये वैल्यू ना। अब बची हुई तीन चीजों में इन दोनों चीजों का वैल्यूज क्या लिया जा सकता है, तो इन दोनों चीजों में, या फिर हो सकता है ये वैल्यू दे दे, इनमें से कोई एक पूछ दे। तो क्या करना है, इसके लिए कुछ चीजें फिक्स्ड है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 इफ वी आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है जो बेस सॉल्यूशन में ऑलरेडी आयनाइज्ड है। तो जो ऑलरेडी आयनाइज्ड है उसको आयनाइज करने की जरूरत ही नहीं है, दैट्स व्हाई उसमें डेल्टा एच नॉट जो होगा वो 0 हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक कौन से बेसिस स्ट्रॉन्ग है, एस ब्लॉक के जितने हाइड्रोक्साइड्स नॉर्मली मिलते हैं वो सब लोग, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, इस तरह के जितने एग्जांपल दे रहे हैं, BaOH ट्वाइस एक्सेट्रा, इनके लिए इसका वैल्यू 0 होता है। बट इफ यू आर नॉट हैविंग दीज बेसिस, इफ द बेसिस आर वीक, देन विसे कि इसका वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यू नीड टू कंज्यूम एनर्जी इन आयनाइज टू आयनाइज दोस बेसिस, क्योंकि वीक बेस का मतलब ही है वो खुद कंप्लीटली आयनाइज नहीं रहेंगे, तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर वो आयनाइज। ठीक है, तो वीक बेसिस आर गोइंग टू कंज्यूम द एनर्जी ड्यूरिंग आयनाइजेशन। अच्छा, एक चीज किसी ने नहीं पूछा, मैंने इससे पहले एक वर्ड यूज किया था आयनाइजेशन इंथैल्पी, कहां पे यूज किया था? वेयर हैव आई यूज्ड द वर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी? अभी जस्ट पहले बॉर्नेवर साइकिल के में जा रहा था ना, इलेक्ट्रॉन वाज लॉस्ट, या यस। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो वहां पर आयनाइजेशन इंथैल्पी यूज किया, यहाँ जो वर्ड यूज किया इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट हमेशा ध्यान में रखना, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन लॉस होने की बात करते हैं तो उसको आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं, IE लिखते हैं। यहाँ वहां मैंने देखो डेल्टा एच नॉट आयनाइजेशन नहीं लिखा था, IE लिखा, जब भी लिखा दैट मींस आई वाज टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन इंथैल्पी, दैट मींस आई वाज टॉकिंग अबाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ हम लोग बेस या एसिड के आयनाइजेशन की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनके आयनाइजेशन की बात करते हैं, मतलब कंस्टिट्यूएंट आयंस को देने की बात करते हैं। ठीक है, जैसे HCl है, HCl एक्वस ऑलरेडी H प्लस और Cl माइनस एक्वस के फॉर्म में होता है, बट CH3COH वो पार्शियली आयनाइज रहेगा, बट बचा हुआ सारा अनडिसोसिएटेड रहेगा, वो एज अ होल मॉलिक्यूल मिलेगा तुमको वाटर में। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे NaOH या KOH है, वो ऑलरेडी आयनाइज्ड है, उसको आयनाइज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस स्टेप का वैल्यू 0 हो जाएगा फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिस। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वीक बेस, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव फॉर वीक बेसिस। लाइक कौन से वीक बेसिस है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली तुमको दिखने वाला है, वो NH3 एक्वस लिख लो या NH4OH लिख लो। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक बेसिस जितने हैं, अमाइंस वगैरह, RNH2 लिख देता हूं, अमाइंस अमाइड्स ये सब लोग हैं तो सब वीक बेसिस कहे जाते हैं, मतलब उनका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होने वाला है वाटर में, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन विल बी लेस देन 1, मतलब कंप्लीट नहीं होने वाला है आयनाइजेशन उसका, उसको आयनाइज करना है तो यू नीड टू गिव एनर्जी। अब आते हैं वैसे ही एसिड्स के लिए, एसिड्स के लिए फिर से वही चीज होगी, इट विल बी इक्वल टू 0 फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, 6 नाम दे रहा हूं, इसको याद रखोगे, यही सब काम आने वाले तुम्हारे। HClO4, HNO3, H2SO4, HCl, HBr, HI। ठीक है, तो इन सबको स्ट्रॉन्ग मान के चलो, और बाकी जितने हो गए सब वीक हो गए। तो वीक एसिड्स के लिए इट विल बी पॉजिटिव फॉर वीक एसिड्स लाइक
जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सब वीक एसिड्स होते हैं। जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है CH3COH। इन जनरल कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, है ना, HOCl ले लो, H2CO3 ले लो, एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो। वो एक्सेप्शन क्या है? इसका वैल्यू निगेटिव होता है फॉर HF विच इज अ वीक एसिड। वीक एसिड होने के बाद भी HF के लिए इसका वैल्यू निगेटिव हो जाता है। उसका रीजन क्या है? तो और HF, इसका अगर रीजन पूछ दे तो हम लोग क्या कहेंगे कि HF जब आयनाइज होगा, कंप्लीट आयनाइज तो नहीं होगा क्योंकि वीक एसिड है, बट जो भी पार्ट आयनाइज होगा उसका जो F माइनस आएगा ना, उसका हाइड्रेशन काफी ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन F माइनस एंड H2O। हम लोग क्या बोलेंगे? इसका अगर रीजन कोई पूछ दे, विल राइट ड्यू टू exceptionally high hydration of F minus caused by very strong H bond, hydrogen bond between F minus and H2O। ठीक है, एनी डाउट? मान लो बोल दिया डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा HCl एंड NaOH का, तो क्या बोलोगे? व्हाट विल द डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ HCl विद NaOH? जीरो? नो, -57.3, क्योंकि ये जीरो लेकिन ये तो जीरो नहीं है ना। तो डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन विल बी -57.3 किलोजूल पर मोल ऑफ HCl और NaOH जो भी, ठीक है। तो अगर दोनों एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दैट वैल्यू विल बी द डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन, है ना। अब क्या है कि यहाँ पर इतने से काम नहीं चलेगा, इसमें एक और कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट तुमको डिटेल में पढ़ाया जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या रेडॉक्स रिएक्शन के टाइम पे। बट उसका पार्ट जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे। बिकॉज दिस इज वन थिंग विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन पर मोल, इट इज एक्सप्रेस्ड इन समथिंग कॉल्ड पर ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या है वो सीखेंगे। उससे रिलेटेड अब इस कहानी को फिर से वापस कैसे देखेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने HA तो लिख दिया, पर तुम में से किसी ने पूछा नहीं कि HCl HBr HI हुआ तो ठीक है, HNO3 हुआ तो भी ठीक है, बट अगर ये H2SO4 हो गया तो उसके पास तो दो H प्लस है। NaOH KOH रहा तो ठीक है, BaOH ट्वाइस हो गया तो क्या होगा? तो फिर ये फॉर्मूला क्या बार बार रिवाइज करेंगे या फिर इसी से काम चलेगा? दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो वो कंसेप्ट भी सीखेंगे और उसके साथ साथ इसके कितने न्यूमेरिकल वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि यहाँ 4-5 वेरिएशंस तुमको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करते हुए फिर बाकी बचे हुए एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पार्ट को, इसी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे and then we'll move forward to other enthalpies। अभी बची हुई enthalpies क्या है? तो एक बॉन्ड enthalpy बच गया मेन है, उसके अलावा उसी में कहीं ना कहीं से रेजोनेंस enthalpy, enthalpy of hydrogenation, ये चीजें आ जाती है, ठीक है। तो इतना बचा हुआ है, that will take 1 or 2 lecture and then we'll go to the second law, ठीक है। चलो, ओके, बाय एवरीवन।